हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम केस स्टडीज करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की अगर केस स्टडीज की बात करें तो ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से भी एक केस स्टडी आपकी आएगी। तो आज की क्लास में जो हम केस स्टडी करने वाले हैं वो सारी की सारी केस स्टडीज़ हमने जो अपनी गॉड क्लासेस की बुक है क्वेश्चन बैंक जो है उसी बुक से ये सारी केस स्टडीज़ हम ले रहे हैं। क्योंकि इस बुक के अंदर आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, केस स्टडीज़ भी मिलेंगी, साथ में सब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे जिससे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकें। तो इस कंप्लीट बुक को अगर आपको परचेज करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके ये बुक परचेज कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं स्टडी करने के लिए आप उस तरह के फॉर्मेट में इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इन क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 2022 के कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। डेप्रिसिएशन की एक केस स्टडी है। तो यहाँ कहता है कि म्यूजिक बैंड कंपनी हैज गेन मच पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द कंट्री दैट बाय ए बस टू ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, एक म्यूजिक बैंड कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गई। अब पॉपुलर होगी तो भाई पूरे देश में उसके शोज होते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं वो। तो उन्होंने क्या करा, अब इधर तो जाना पड़ता है तो बार बार झंझट में पड़ने की बजाय उन्होंने क्या करा, दे बाय बस टू ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन। उन्होंने एक बस ही परचेज कर ली, भैया जहाँ जाएंगे अपनी बस के अंदर चले जाएंगे। द परचेज प्राइस ऑफ द बस इज ₹88,50,000। और जो बस का परचेज प्राइस था वो ₹88,50,000 है। तो यहाँ पर अगर आप परचेज प्राइस को हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं सी से, 88,000 एंड 88,50,000। द बस विल बी डेप्रिशिएटेड लीनियरली ओवर 10 ईयर। अब बस की जो कॉस्ट है, अब बस तो आपने परचेज कर ली लेकिन उसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो 10 सालों के अंदर ये कह रहा है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू उसकी इतनी रह जाती है 5,50,000। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी। अब कहता है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसकी जो बस की रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, कितनी दर से ये इसकी कीमत जो है वो कम हो रही है। तो उसके लिए आप पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लो। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास होता है C माइनस S अपॉन N। तो C है 88,50,000, उसमें से 25,50,000 माइनस करना है और टाइम है हमारे पास 10 साल का। तो इसको आप माइनस करोगे तो ये 4 जीरो तो ये रहनी रहनी है। इधर 5 में से 5 माइनस कर दिया, 0 आ गया। 8 में से 5 माइनस करा 3 और 8 में से 2 माइनस करा 6। तो 63 लाख इसकी कॉस्ट रह गई। इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो 6,30,000 का इसका डेप्रीशिएशन हो रहा है। ठीक है, अब 6,30,000 का डेप्रीशिएशन हो रहा है, हमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालना है। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन का फार्मूला क्या बन जाता है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ये होता है जितना आपका एनुअल डेप्रीशिएशन है वो लिखना है आपको, और नीचे C-S इनटू में 100। अब ये डेप्रीशिएशन रेट वाला फार्मूला अगर आप देखोगे ना तो हो सकता है कि आपको यहाँ खाली D/C भी मिले। कुछ क्वेश्चन कई ये लगा देते हैं, कई बार C-S करके लगा देते हैं। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपके सिलेबस में अगर आप ML भार्गव बुक देखोगे या RD शर्मा बुक देखोगे तो उसमें यही वाला फार्मूला हम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डेप्रीशिएशन हो रहा है हमारा 6,30,000 का, और जो C-S आएगा, C-S मतलब 63 लाख। तो 63 लाख के हिसाब से आपको डेप्रीशिएशन करना है। तो यहाँ पर ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1 जीरो इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास 10%। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इसका 10% है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट में कहता है कि डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद इसकी जो बुक वैल्यू होगी
वो कितनी होगी। यानी 5 साल जब हो जाएंगे तब इस बस की जो प्राइस है ना वो कितना रह जाएगा, बस ये बताना। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि उस समय उसका प्राइस कितना रह जाएगा। तो आपने देखा कि जो बस का जो प्राइस था वो था 88,50,000। अब हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला कि बस का प्राइस हर साल 6,30,000 कम हो रहा है, तो 5 साल में कितना कम हो जाएगा। तो 5 इंटू 6,30,000 कर दो, तो ये रह जाएगा आपके पास 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 31। तो इसको आप माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। तो 4 0 ये आ गई। उसके बाद 5 - 5 ये 0, 8 - 1 7, और 8 - 3 5। यानी 5 साल खत्म होने के बाद बस की जो कॉस्ट है वो रह जाएगी 57 लाख। उसके बाद आते हैं व्हेन विल बी द बस बी वर्थ ₹44,40,000। अब ये पूछ रहा है कि बस की जो वर्थ है ना वो कितने सालों में इतनी रह जाएगी। तो अगर हम बुक वैल्यू ये लेके चलें, इफ बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू 44,40,000, ठीक है, तो इस समय जो n है वो कितना है, कितने साल के बाद इसकी वैल्यू होगी। तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू हमारी बन रही है 44,40,000। कैसे बुक वैल्यू निकालेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से, अब नंबर ऑफ ईयर हमें यहाँ निकालने हैं, जैसे यहाँ 5 मल्टीप्लाई करा था ये आपको निकालना है, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, और जिसका एनुअल डेप्रिसिएशन है 6,30,000 वो इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, और ऐसा करते हैं। शिफ्टिंग करने से पहले आप एक काम और कर सकते हो, 4 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये चारों जीरो तो आप कॉमन ही निकाल दो, इसका तो काम ही खत्म करो। तो यहाँ रह जाएगा 63n, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट में तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा 885 - 444, तो 63n इज इक्वल्स टू, माइनस करोगे 5 - 4 8 - 4, और इसको यहाँ पर लाएंगे तो n की वैल्यू आएगी आपकी 441 डिवाइडेड बाय 63। अगर आप इसको 7 से काटते हो, 7 × 21, 7 × 42 और 2 × 44, 7 साल। तो 7 साल के अंदर जो उसकी बस है, बस की बुक वैल्यू इतनी रह जाएगी 44,40,000। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है इसकी, उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी कहती है कि इन द ईयर 2010 Mr. Agarwal took a home loan of rupees 30 lakh from the State Bank of India at 7.5% per annum compounded monthly for 20 years. Based on the above information, answer the following question. अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का जो क्वेश्चन है वही आपको दे रखा है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करें तो ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन इसका दिया था। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट यही करूंगा कि क्वेश्चन आप ये वाला कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि इस साल भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको नंबर्स का यहाँ पर नुकसान हो। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। मैंने ये आपको जो रेगुलर वीडियोज़ है उसमें एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन कराया भी है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अब ये कह रहा है कि भाई 2010 के अंदर मिस्टर अग्रवाल ने लोन लिया 30 लाख का। तो जो पी है आपके पास, पी है आपके पास वो है 30 लाख, इतना लोन ले लिया। ठीक है, उसके बाद कहता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7% पर एनम है वो। तो जो आई है आपके पास 7.5% पर एनम है। तो अगर हम इसे मंथली निकालना हो तो मंथली निकालने के लिए आप इसको 7.5 को 12 से आप डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, इसमें ज़्यादा पंगे में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपको दे रखा है डेसिमल के बाद 0.0625, तो यही आएगा। ठीक है, 0.00625 ये आपका आई बन गया। और टाइम आपको कितना दे रखा है, 20 साल का। तो ये 20 साल है, इसको भी अगर आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 240 मंथ्स। ईएमआई वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको मंथ में कन्वर्ट करना है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मंथली आपको निकाल लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पावर देखो 240 है, वो पावर 240 बन गई, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी आपका ही बन गया। अब पहले क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमाइन द ईएमआई, तो ईएमआई आप निकालेंगे। अब ईएमआई के हमने 2-3 फार्मूले करे,
तो आपको डिसाइड करना है कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके लिए देखना है कि पावर आपको यहाँ पर पॉजिटिव दी है नेगेटिव दी है। अगर पावर पॉजिटिव दी है तो EMI का फार्मूला लगेगा P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल आपके पास है 30 लाख इंटू में 0.00625 इंटू 1 प्लस 0.00625 और इसकी पावर है 240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.00625 की पावर 240 माइनस 1। अब यहाँ पर अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7 3 6 जा 18। आगे जीरो कितनी लेनी है डेसिमल के बाद, यहाँ 5 डिजिट हैं तो 5 जीरो को छोड़ दो यानी 1 जीरो लगा लेनी है आपको। इनटू में इसकी जो वैल्यू है 1.00625 की पावर 40, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4.4608। तो 4.4608 डिवाइडेड बाय 4.4608 माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे माइनस करने के बाद बचेगा 3.4608। अब यहाँ डेसिमल है यहाँ डेसिमल है, दोनों डेसिमल के बाद 4 डिजिट यहाँ भी है 4 डिजिट यहाँ भी है, तो ये तो हो जाएगी कैंसिल। उसके बाद आपको इसको जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करना है, काटना है, इसको काटने के बाद डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी 2416.78 2416.78। ठीक है, EMI वाले क्वेश्चन में यहीं पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपके पास इसकी बन गई EMI। उसके बाद फिर आगे कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन द 150th इंस्टॉलमेंट। जो 150th इंस्टॉलमेंट है उसमें मिस्टर अग्रवाल ने कितनी पेमेंट, कितना उनका प्रिंसिपल जो था उन्होंने उसमें पे किया था। तो यानी यहां पर आपको इसका निकाल लेना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए जो फार्मूला, अभी यहाँ पर ये पूरा प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, पूरा तो हमारा 30 लाख था। ये कह रहा है कि जो 150th इंस्टॉलमेंट जब वो पे करने जा रहे हैं तो उसमें उन्होंने कितना प्रिंसिपल पे किया। तो अब इसके लिए आप पहले ना इंटरेस्ट निकाल लो, पहले इंटरेस्ट निकालो, फिर इंटरेस्ट जो EMI है आपकी EMI में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो क्या आता है आपके पास, इंटरेस्ट पेड इन 150th इंस्टॉलमेंट। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या बन गया, EMI इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। ये इसका फार्मूला होता है। तो अब यहाँ से EMI आपने निकाली है 241,6.78 इंटू 1 प्लस 0.00625 की पावर, टोटल पावर थी आपके पास 240 माइनस के की जगह आ जाएगा आपके पास 150 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा, नीचे भी आपके पास सेम ही आ जाएगा 1 प्लस 0.00625 की पावर 240 माइनस 150 प्लस 1। यहाँ पर ऊपर माइनस 1 और होता है यहाँ पर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, ये 91 है ना पावर, तो यहाँ 91 बनेगी। देखो 240 में से अगर आप 150 माइनस करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 1 प्लस करेंगे तो 91। तो इसकी जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.7629। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, 2416.78 इंटू 1.7629 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.7629। यहाँ 2416.78
इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.7629 डिवाइडेड बाय 1.7629। यहाँ से इन दोनों का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इससे आपको डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 1045.78, 1045.87। ठीक है, ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट, जो आपने ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट पे किया था। अब ईएमआई जो होती है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों से मिलकर बनती है, तो हमसे पूछा था इसने प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। तो प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो ये क्या कितना बनेगा, इंटरेस्ट और ईएमआई, ईएमआई में से आपको इंटरेस्ट माइनस कर देना है। तो जो ईएमआई आपके पास जो आप दे रहे हो 115 इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हो वो ये 2416.78 है, 2416.78। इसमें से जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 115 इंस्टॉलमेंट में वो ये है, तो इसको माइनस कर दो। तो 8 माइनस 7, 17 माइनस 8 डेसिमल, 5 माइनस 5 0 और 11 माइनस 4 7 3 और ये आ गया 1, तो 1370.91। ये आप जो 1/5 इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर रहे हो उसमें इतना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो। उसके बाद फिर आगे कहता है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल ने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जितनी आप ईएमआई पे कर रहे हो, कितनी ईएमआई पे कर रहे हो आप, 240 ईएमआई पे कर रहे हो, और उसकी वैल्यू कितनी है एक ईएमआई की, एक ईएमआई की वैल्यू आपके पास है 2416.78, 2416.78। तो इतना आप ईएमआई पे कर रहे हो, ठीक है, और इतनी नंबर ऑफ ईएमआई पे कर रहे हो, यानी टोटल अमाउंट इतना पे कर रहे हो। उसमें से जो आपने लोन लिया था 30 लाख का, इसको कर दो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है जाके 580 280.280027 280,027.20। तो इतना मिलाकर आप टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो 2,80,027 फिर आगे कहता है कि हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ द होम लोन। ये होम लोन को पूरा ख़त्म करने के लिए मिस्टर अग्रवाल को कितना टोटल पेमेंट देना है। तो टोटल पेमेंट ये और में दे रखा है क्वेश्चन आपको। तो मिस्टर अग्रवाल ने जो लोन लिया था उसको पे करने के लिए जो टोटल पेमेंट वो दे रहे हैं, उन्होंने 2,80,027.20 ये तो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, और 30 लाख का उन्होंने लोन लिया था। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5,80,027 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ये टोटल अमाउंट उनको देना है ताकि उनका जो लोन है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, टेंशन जो है उनकी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। तो ये क्वेश्चन ये केस स्टडी में दे रखा था। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स से कहीं ज़्यादा का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन जो भी है जैसा भी है क्वेश्चन आपको दिया हुआ था तो ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक दो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें ताकि अगर आ जाए तो आपको ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक होके आए। उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है इसमें कहता है कि एक रिटायरमेंट होम समटाइम्स कॉल्ड एन ओल्ड पीपल होम और ओल्ड एज होम, although old people home can also refer to a nursing home, is a multi-residence housing facility intended for the elderly। ये उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा जाके यहाँ से कि संजय बाय ओल्ड एज होम इन द हरिद्वार, ही एग्री टू पे द सेलर ए लम सम ऑफ ₹9,50,000। अब संजय ने एक ओल्ड एज होम खरीद लिया हरिद्वार में, और उसने डीलर को कहा कि भाई मैं लम सम यानी इकट्ठा पैसा आपको 9,50,000 का मैं दे देता हूँ इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के अंदर लमसम अमाउंट में आपको इतना दे देता हूँ। अनटिल देन, अब वो कहेगा कि भाई तब आप मुझे 5 साल बाद दोगे तो अभी क्या करूँगा मैं, आप तो मेरे से अभी खरीद रहे हो। तो संजय ने कहा कि भाई तब तक
ही विल मेक मंथली सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेलर एट 15% इंटरेस्ट। तब तक वो क्या करेगा कि 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मंथली पेमेंट उसको पे करता रहेगा। तो अब ये कह रहा है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग फंड एंड सेविंग अकाउंट। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो जो दो डिफरेंस आपको बताने हैं, आप क्या क्या बता सकते हो? यहां पर ले लेते हैं हम सिंकिंग फंड और इधर ले लेते हैं सेविंग अकाउंट। तो आप कोई भी दो डिफरेंस लिख सकते हो। जो सिंकिंग फंड होता है ये एक फिक्स्ड टर्म अकाउंट होता है, ठीक है, इट इज फिक्स्ड टर्म अकाउंट। मतलब इसकी टाइम जो है वो इसकी फिक्स होती है कि भाई इतने टाइम तक आपको सिंकिंग फंड बनाना है। और सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज ए लॉन्ग टर्म अकाउंट। और आप इसे कभी भी बंद कर सकते हो। दूसरा सिंकिंग फंड क्या होता है? इट इज फॉर ए फिक्स्ड पर्पस। इसका एक फिक्स पर्पस होता है। यानी आप इसको उसी पर्पस के लिए यूज करते हो। सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, देर इज नो पर्टिकुलर पर्पस। आप किसी भी काम के लिए इसमें से अपना पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, दो डिफरेंस आपको लिखने हैं, दो डिफरेंस आप लिख दो। आप ये भी लिख सकते थे कि इसके अंदर जो डिपॉजिट आप करते हो, बिल्कुल आप सेम अमाउंट डिपॉजिट करते हो, सेम टाइम पर करते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सेम अमाउंट डिपॉजिट करना है, आप अमाउंट डिफर भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। कोई फिक्स डेट नहीं है कि भाई इस तारीख को आपको करना ही करना है। तो ये दो डिफरेंस आप और भी लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए तो। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंटरेस्ट पेमेंट। जो संजय उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी आपको पेमेंट निकालनी है, भाई कितनी पेमेंट आप उसमें करोगे। ईच इंटरेस्ट पेमेंट मतलब हर मंथ वो कितनी उसको पेमेंट करेगा। अब इसमें उसने कहा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट से वो पे करेगा। प्रिंसिपल कितना है उसका? 9,50,000। तो इंटरेस्ट उसका कितना बना, या आप लिखो यहाँ पर मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट तो फार्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल है 9,50,000 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। और पेमेंट उसे मंथली करनी है, यानी एक मंथ की पेमेंट हम निकाल रहे हैं। तो एक मंथ की पेमेंट आ गई यानी 1। और क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हम नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं तो यहाँ पर 1 मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, 1/12। अगर आप 1 नहीं करोगे तो आपकी पूरे साल की पेमेंट निकलेगी, फिर पूरे साल की पेमेंट को आप 12 से डिवाइड कर दोगे। तो वही काम आप यहाँ पर पहले कर दो, 12 से आप पहले डिवाइड कर दो। तो अब इसको कैंसिल करो, देखो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 5 से कट जाएगा, 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटना चाहिए था, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 से आप इसको काट दो, 4 2 जा 8, फिर 1 बचेगा, 4 3 जा 12, फिर 3 बचेगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अब यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई आप कर दो, तो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 2 जा 10 और 1 11। तो मंथली वो उसको 11,875 की पेमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि संजय सेटअप ए सिंकिंग फंड टू सेव द रुपीज 9,50,000। अब संजय को ये पता है कि मुझे 5 साल बाद 9,50,000 रुपीज पे करने हैं। अब उसके पास वो पैसा है नहीं, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो एक सिंकिंग फंड डेवलप करता है। फाइंड द साइज ऑफ हिज सेमी एनुअल पेमेंट। और उसके अंदर साल में वो 2 बार पेमेंट डालता है। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार वो पेमेंट डालता है। और हिज पेमेंट आर ड्यू एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ पीरियड एंड इज मनी ऑन इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ पर भी हाफ ईयरली होना चाहिए, यहाँ भी हाफ ईयरली होना चाहिए, वहाँ सेमी एनुअल है तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इंटरेस्ट अगर आप इसका लोगे, क्योंकि 12% का इंटरेस्ट है, तो कंपाउंडेड यहाँ पर हाफ ईयरली होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट इसमें जो बनेगा आपके पास थर्ड पार्ट में, जो टोटल अमाउंट आपको इकट्ठा करना है वो तो है 9,50,000 का। ठीक है, और इंटरेस्ट 12% पूरे साल का है, तो साल में 2 बार करेंगे तो 6%।
यानी 0.06, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा। अब क्योंकि उसके पास 5 साल का टाइम था, लेकिन साल में 2 बार पेमेंट होगी, तो यानी उसको टोटल 10 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो सिंकिंग फंड यहाँ पर वो बना रहा था, सिंकिंग फंड का फार्मूला लगाओ। अब सिंकिंग फंड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, A इक्वल्स टू R इंटू 1+i⁻n−1 डिवाइडेड बाय i। आपको निकालना यहाँ पर R है, तो इसको आप इधर ले जाओ, या पहले वैल्यूज पुट कर दो, बाद में ले जाओ, जैसे मर्जी कर दो। अब A मतलब 9,50,000 उसे इकट्ठा करना है, और I उसके पास 0.06 है, डिवाइडेड बाय 1+0.06 की पावर 10−1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6×5 = 30, 6×9 = 54 और 3 57। और यहाँ पर 2 0 और ले लो। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.06 की वैल्यू 1.7908, इसमें से 1 माइनस करना है, तो 0.7908, इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 10,000 और इधर आ जाएगा। अब इसको जितना रिड्यूस करके कर सकते हो उतना रिड्यूस करके फिर इसको आप डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर 72078.91। इतनी पेमेंट वो यहाँ पर सेमी एनुअली डालेगा, ताकि उसके पास 5 साल में 9,50,000 रुपीज़ इकट्ठा हो जाए, और वो अपना जो पेमेंट है जो उसने यहाँ पर ओल्ड एज होम खरीदा था उसकी पेमेंट वो पूरी की पूरी कर सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न शो द यील्ड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर द टाइम विदाउट अकाउंटिंग फॉर द नेगेटिव एलिमेंट्स सच एज इन्फ्लेशन और टैक्सेस बाय कैलकुलेटिंग। ये सारी कहानी आप पढ़ लेना इसको। जो क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। एक आदमी क्या करता है कि वो कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करता है 100 रुपये के शेयर को परचेज करने के लिए, जिस पर उसको 15% का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में नहीं मिल रहा, वो प्रीमियम पर मिल रहा है कितने, 20%। तो 100 का 20% मतलब 20 रुपये हो गया, तो 120 रुपये के प्रीमियम पर 120 रुपये के रेट पर मिल रहा है। इफ इस एनुअल डिविडेंड इज ₹540, अब उसने पूरे साल में जो डिविडेंड कमाया था वो 540 है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट। तो उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसका रेट ऑफ रिटर्न हमें बताना है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितनी करी, तो वो तो उसने दी नहीं है यहाँ पर, तो इसको आप एज्यूम कर लो, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹100, रुपीज एक्स ले लो, 100 नहीं, तो एक्स रुपीज उसने इन्वेस्ट किए। अब जो फेस वैल्यू है शेयर की, फेस वैल्यू है ₹100, और मार्केट वैल्यू उसने कहा शेयर 120 के प्रीमियम पर मिल रहा है, तो इसका मतलब जो उसके फेस वैल्यू है उसमें इसका 20% आप और ऐड कर दोगे। अगर प्रीमियम पे होगा तो ऐड कर देते हैं, डिस्काउंट पे होगा तो माइनस कर देते हैं, यानी 120 रुपये का शेयर मार्केट में भी मिल रहा है। और उसने टोटल पैसा इतना लगाया, तो नंबर ऑफ शेयर उसने कितने परचेज कर लिए, नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स थी और एक शेयर 120 का पड़ा है, तो इतने उसके पास अभी शेयर है। अब उसको जो डिविडेंड मिल रहा है, एनुअल डिविडेंड, कंपनी जो उसे पूरे साल में डिविडेंड दे रही है वो दे रही है ₹540 का। तो ये डिविडेंड हम निकालते कैसे हैं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। और फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू आपको दे रखी थी ₹100। अब इस पर कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, 15% का डिविडेंड पे कर रही है। अब ये जो डिविडेंड है वो तो एक शेयर पर हो गया, लेकिन हमारे पास कितने शेयर हैं, हमारे पास x/120 शेयर है, तो इंटू x/120, ये मिलाकर आपके पास टोटल नंबर ऑफ और टोटल डिविडेंड बन जाएगा साल में कितना आया। तो इससे ये कैंसिल करो, और 3 से आप इसको कैंसिल कर लो, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 4 = 32, 8 5 = 40 और 3 43,
यानी 4,320 रुपीज़ उसने टोटल इसमें इन्वेस्ट किया है, जिस पर उसको 540 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न इसके ऊपर बताना है। तो रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न मिला 540 का ऑन 4,320 की इन्वेस्टमेंट पर, इनटू कर देना है 100। दो से इसको काट दिया हमने, और 3 से, 9 से भी कट जाएगा, 9×3=27, 9×2=18, 9×4=36, 3×8=24, 4 से कट जाएगा, यानी 12.5% का उसे इस पर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर सत्या होल्ड 1500 शेयर। मिस्टर सत्या के पास 1500 शेयर्स हैं, पेइंग 15% डिविडेंड, जिस पर उसको 15% का डिविडेंड मिल रहा है, जो कि एनुअली डिविडेंड जो एनुअली है, कोटेड एट 30% प्रीमियम, और प्रीमियम मतलब जो शेयर है वो 30% प्रीमियम पर अवेलेबल है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट पर कितना उसे रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो कितनी बनी टोटल। अब उसने कहा कि जो मार्केट वैल्यू है इसकी शेयर की वो 30% ज़्यादा है। तो 100 रुपये पर अगर आप 30% निकालोगे तो वही 30 रुपीज़ बनेगा। तो 130 का शेयर उसे मिल रहा है। अब उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने, 1500 नंबर ऑफ शेयर है उसके पास। तो इसका मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी हुई ये कितनी हो गई, टोटल इन्वेस्टमेंट देखो 1500 शेयर है और एक शेयर उसको 130 का पड़ा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 19,500 की नहीं 1,95,000 की उसने इन्वेस्टमेंट करी, और उस पर उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड उसको मिल रहा है 15%। तो 15% डिविडेंड के हिसाब से कितना डिविडेंड बन गया, एनुअल डिविडेंड अब डिविडेंड किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 100 रुपये। इस पर 15% का डिविडेंड है, और हमारे पास इस बार जो नंबर ऑफ शेयर है वो ऑलरेडी हमें दे रखे थे कि हमारे पास 1500 शेयर्स हैं। तो 1500 से आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो 22,500 का हमें एनुअल डिविडेंड मिल रहा है, कितनी, इतनी इन्वेस्टमेंट पर। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा, तो 22,500 का डिविडेंड हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल। ठीक है, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 से 15, 5 ने 45, 5 से इसको काटोगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और 3 से और कट जाएगा। अब 150 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 वन जा 13, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 13 वन जा 13, 7/13, यानी 11 एंड 7/13 का उसको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद फिर आगे कहता है कि सेकंड में ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट और ₹20, कि 100 रुपये का जो शेयर है ना कंपनी का, वो 20 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, और जो रिटर्न है हमारे इन्वेस्टमेंट पर 15% है, तो फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर। तो डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है। तो देखो 100 रुपये का शेयर है, कंपनी उस पर डिस्काउंट दे रही है 20 रुपये का, यानी मार्केट वैल्यू कितनी बन गई, मार्केट वैल्यू है शेयर की 100 रुपये में से 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 80 रुपीज़ का शेयर हमें पड़ रहा है। अब हमें इस पर कहता है कि जो रिटर्न मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है। रिटर्न जो मिलेगा हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा, तो हमने शेयर के अंदर 80 रुपीज़ लगाए, तो इस पर रिटर्न मेरे को मिल रहा है कितना, 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो 80 का 15% निकाल देते हैं। तो मुझे 12 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, कितने, 80 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पर।
तो इसका मतलब अब ये जो रिटर्न हम मुझे मिल रहा है ये कौन दे रहा है? ये कंपनी तो दे रही है। कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड कितना बना? तो डिविडेंड का कंपनी ने भाई 12 रुपए का डिविडेंड आपको मिल रहा है, कितने की? 100 की इन्वेस्टमेंट पर। तो परसेंटेज में कितना बन गया? 12%। तो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो 12% है, लेकिन मुझे क्योंकि शेयर सस्ता मिला है इसलिए जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। फिर थर्ड में कहता है कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 14%। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 14% है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर। और जो ₹50 का शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू आपको बतानी है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है ₹50। ठीक है। अब यहां पर जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 14% है, तो कंपनी डिविडेंड देगी फेस वैल्यू के ऊपर। डिविडेंड 15 का और 50 का कितना? 14%। तो कंपनी ने कहा भाई हम ₹50 के शेयर पर ₹7 का आपको डिविडेंड दे रहे हैं। अब ₹7 का डिविडेंड मुझे मिल रहा है। अब जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो ₹X है। तो ₹X के शेयर पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है मुझे 10% का। और इन टर्म ऑफ रुपीस ये कितना है? 7। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और 70। यानी जो फेस वैल्यू ₹50 का शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो ₹70 आ जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास। एंड एन्युटी इज ए स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लो। ये एन्युटी के बारे में आपको बता रहा है स्टार्टिंग की 2-3 लाइनों में। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ से देखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹900 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 5% पर एनम। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है परपेचुइटी की। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है R/I। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 परपेचुइटी है, पेमेंट एट द एंड हो रही है। तो परपेचुइटी आपको दे रखी 900 की। आई कितना है? 5% पर एनम। तो 5% यानी 5/100। इस 100 को ऊपर शिफ्ट कर दो। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास ₹18,000। ठीक है, ये परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू 18,000 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम। तो क्वेश्चन तो वही है लेकिन पेमेंट यहाँ पर क्वार्टरली आ गई। तो क्वार्टरली की वजह से ये ऑप्शन में क्वेश्चन है। तो क्वार्टरली की वजह से जो आई आपको 8% पर एनम दिया हुआ है उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2% क्वार्टरली आएगी। यानी आपको इंटरेस्ट इस बार ये लेना है। और परपेचुइटी यहाँ पर 500 की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 2/100, सीधा आप यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर परपेचुइटी बनेगी 25,000, प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 25,000। फिर इसके सेकंड पार्ट में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी और ₹300 पेबल एट द बिगिनिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग में पेमेंट हो रही है, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, और हर 6 महीने पर हो रही है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है, लेकिन क्योंकि पेमेंट साल में 2 बार हो रही है तो इंटरेस्ट 6 ना रहकर आपको 3% लेना है। 3% हाफ ईयरली। अब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पेमेंट इन द बिगिनिंग है तो फार्मूला आएगा R+R/I। तो R कितनी है? परपेचुइटी आपके पास 300 है, प्लस 300/3%, तो 3/100। तो 300 ये हो गया, 10,000 इधर से आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर ये बन गया ₹10,300। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में कहता है कि व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर एवर इफ ₹72,000 केप्ट इन ए बैंक। अगर हम बैंक के अंदर 72,000 रखें और उस पर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से रिटर्न मिले तो हमें पेमेंट कितनी मिलेगी एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ।
यानी यहाँ पर आपको परपेचुटी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। अब क्योंकि यहाँ पर आई कितना लेना है आपको, 8% ना लेकर, साल में 2 बार हो रहा है तो 4% लेना है। तो फार्मूला रहेगा हमारे पास P इक्वल्स टू आर अपॉन आई। इस बार आपको P नहीं निकालना, R निकालना है। तो R निकालना है तो आप यानी P इंटू आई भी लिख सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 72,000 बैंक में रखा हुआ है आपने, इंटरेस्ट आपको 4% का मिल रहा है इस पर। तो R बन जाएगा 2,880 रुपीज़। इतनी परपेचुटी आपको लगातार मिलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि राम हैज़ कंप्लीटेड हिज MBA एंड नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, सो ही अप्रोचेज सो मेनी बैंक्स। राम ने पढ़ाई लिखाई कर ली अपनी, उसके बाद MBA कंप्लीट कर लिया, अब उसे बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे लोन चाहिए, उसने कई सारे बैंक में गया। तो वन बैंक इज एग्री टू गिव लोन टू राम, सो राम हैज़ बोरोड ₹5 लाख फ्रॉम ए बैंक। राम ने बैंक से 5 लाख रुपीज़ लिए, तो P हो गया ₹5 लाख। एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% फॉर 10 ईयर। जो इंटरेस्ट है वो 12% है। 12% हमेशा इंटरेस्ट जो दिया होगा क्वेश्चन में आपको पर एनम दिया होगा। EMI वाले क्वेश्चन में आपको इसको मंथली में कन्वर्ट करना है। तो 1% हो गया, 1% का मतलब 0.01। और जो टाइम है वो 10 साल का है, तो इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 120 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। तो पहले मैं कहता है कि व्हाट डज EMI स्टैंड्स फॉर। EMI की फुल फॉर्म क्या है। अब EMI की फुल फॉर्म आप लिखते हो तो आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं लिखना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट लिखना है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद सेकंड इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल पेमेंट मेड बाय राम। अब राम टोटल पेमेंट कितनी देगा। अब राम जितना इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिला मिला के वो सारी पेमेंट देगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में लास्ट में होना चाहिए था, तो बेटर रहता कि टोटल पेमेंट कितनी देगा, इसको हम लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें EMI भी निकालनी पड़ेगी और हमें प्रिंसिपल तो हमें दे ही रखा है। तो हम पहले इसका करते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए ये बाद में करेंगे हम। EMI का फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर जो आपको पॉजिटिव दी है, पावर नेगेटिव दे रखी हो तो नेगेटिव वाला फार्मूला लगाना है। अब थर्ड पार्ट में आपको इस फार्मूले को यूज़ करके EMI फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल कितना था, 5 लाख है, इंटरेस्ट 0.01 इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.01 की पावर 120 माइनस 1। इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा और 5 में से 3 जीरो रह जाएगी। इसकी जो वैल्यू है ये है 3.3। आगे 0 लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। 3.3 माइनस 1, ये 3.3 नीचे आ जाएगा 2.3। तो डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 33 को इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको 23 से डिवाइड कर देना। तो 23 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये आएगी 7173.91। 7173.91, या इसको राउंड ऑफ करके आप 7174 भी ले सकते हो, ज़्यादा क्लोज है तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो। तो ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट आपसे पूछ रहा था, टोटल अमाउंट, अब हम निकालेंगे ये जो और वाला पार्ट है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपने कितनी EMI पे करी थी। आपने EMI दी थी 120 और एक EMI की वैल्यू है 7174। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यही आप टोटल अमाउंट दे रहे हो ताकि आपका लोन क्लियर हो जाए। तो यहाँ से 12 4 जा 48, 12 7 जा 84 प्लस 4 88, 12 और 8 20, 84 और 2 86, यानी 8,60,000
₹880 ये आप टोटल अमाउंट पे कर रहे हो ताकि आपका लोन जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो वीडियो में जितनी भी केस स्टडीज़ थी उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की केस स्टडी है उनको करने में अब कोई दिक्कत होगी नहीं, इजीली आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ ही आज की वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। और साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आगे आपको किस तरह की वीडियोज़ की डिमांड है, किस तरह की वीडियोज़ आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि उसी हिसाब से हम आगे इसको प्लान कर सकें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।